आर्या श्रीमती दुलारी सिंह कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर के यह गणित विषय का लेक्चर, जिसमें आज हम लोग अपने इस 5वें वीडियो में, जो कि हमारे 9वें पार्ट का वीडियो चल रहा है, ये 5वां पार्ट है। आज हम लोग इस वीडियो में वर्ग के विकर्ण के बारे में सीखेंगे। चूंकि इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग वर्ग की डेफिनेशन, वर्ग से संबंधित एक दो प्रमेय भी इसके पहले वीडियो में हम प्रूफ भी कर चुके हैं। हमने आपको बताया कि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, कैसे बराबर होती हैं। वर्ग के विकर्ण समकोण पर प्रच्छेदित करते हैं। वर्ग के विकर्ण लंबाई बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। इन सारी कंडीशनों को हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको दो कॉन्सेप्ट बताया भी था, दो, और इससे फार्मूला भी इसके पहले बता चुके हैं हम कि वर्ग के क्षेत्रफल, वर्ग के विकर्ण की लंबाई कैसे निकाली जाती है, वर्ग के विकर्ण लंबाई क्या होती है। इन सारी बातों को इसके पहले वाले वीडियो में सीख चुके हैं। हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई समान होती है, तो वो कैसे होती है। इसे हम, ये चूंकि हमारा प्रमेय है, थ्योरम है, हम इसे सिद्ध करके देखेंगे कि एक वर्ग की विकर्ण की लंबाई बराबर कैसे होती है। अगर हम इसे प्रूफ करना चाहें तो कैसे प्रूफ करेंगे, हम इसको देखते हैं। तो यार यहां से देखेंगे वर्ग के विकर्ण की लंबाई बराबर होती है, और ये 100% सही बात है कि बराबर होती है। लेकिन हम लोग प्रूफ करके देखे हैं कैसे बराबर होती है, और आप सभी लोग भी इसको सीखेंगे। क्योंकि आप एक टीचर पद पे अध्ययन कर रहे हैं, सो आज आप लोग को भी आना भी चाहिए। अच्छे से इसे सीखिए, रिवाइज कीजिए 2-3 बार, और आपका कंसेप्ट भी हो जाए, जिससे आप इस बात को अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ से आपके सामने हमने ले लिया एक वर्ग, जैसा कि आपको दिख रहा है ABCD। यह एक वर्ग है, और इस वर्ग की एक विकर्ण है AC, दूसरी विकर्ण है BD। एक विकर्ण है AC, दूसरी विकर्ण है BD, और यही आपको प्रूफ करना है कि इनकी लंबाई समान होती है। तो कैसे होती है वो हमें प्रूफ करके दिखाना है। आइए प्रूफ करते हैं, और आप भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। ध्यान से समझिएगा, यहाँ से आपको क्या प्रूफ करना है। AC विकर्ण की लंबाई बराबर होगी BD विकर्ण की लंबाई, ये आपको बराबर बताना है। तो अब आप क्या करेंगे, चलिए यहाँ से आपको ध्यान से देखिए। इस चित्र में आपको दिख रहा होगा DAB। एक त्रिभुज दिख रहा है आपको। यहाँ आप लिखेंगे त्रिभुज DAB। तो DAB, ये ध्यान से देखिए, आपको हमने दिखाया, ये आपका एक त्रिभुज बन गया। और एक त्रिभुज और बन रहा है, यहाँ से ध्यान से समझिए, ये वाला देखिए, यहाँ से ये एक आपका ये त्रिभुज बन गया। कौन सा त्रिभुज हो गया, और त्रिभुज ABC। तो त्रिभुज DAB और त्रिभुज ACB, इन दोनों त्रिभुजों में हम चलते हैं। अब इन दोनों त्रिभुजों में अगर हम चलेंगे तो ध्यान समझिएगा। अब आप वर्ग के 2-3 आप जान चुके हैं इसके प्रमेय। पहला प्रमेय आपने देखा, वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये सभी भुजाएं, ये भुजा एक दूसरे के बराबर होंगे। तो हम इस त्रिभुज का मतलब DAB का और ABC का तुलना कर रहे हैं। तो देखो DAB जब लोगे तो इसमें AD जो भुजा आपका दिख रहा है, इस त्रिभुज की जो AD भुजा है और ABC त्रिभुज की जो BC भुजा है, क्या ये बराबर होंगी? जरूर बराबर होंगी।
क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ दिखाएंगे कि ये भुजा इस भुजा के बराबर है। एक आपका हो गया। दूसरा आप दिखाएंगे कि ध्यान से देखेंगे अगर त्रिभुज को, ये जो आपका ए वाला कोण आया है, कोण ए वाला आपका पूरी तरह से आधा आपका, देखो डी ए बी में चलेंगे तो आपका ये आएगा, और इधर चलेंगे देखो कोण ए आपका जो है डी ए बी में जो आपका कोण है वो 90 अंश का है, और जब ए बी सी में चलेंगे तो यहाँ पे 90 अंश पूरा कोण बन रहा है, ये आपका 90 और इस तरफ चलेंगे तो ये 90 है। तो दोनों कोण बराबर नहीं है। डी ए बी त्रिभुज वाला जो 90 अंश कोण है और ए बी सी वाला जो त्रिभुज का 90 अंश कोण है, दोनों बराबर हैं। तो कोण ए और कोण बी बराबर आपके 90 अंश के कोण हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये भुजा बराबर हो गया। दो चीज हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से देखिए, डी ए बी और सी बी ए, तो क्या आपने देखा ए बी भुजा दोनों त्रिभुज में आ रहा है। ध्यान से फिर से देखिए, डी ए बी, देखो ए बी भुजा आया और सी बी ए, इसमें भी ए बी आ रहा, मतलब ये ए बी जो हमारे भुजा है त्रिभुज का, इस वाले त्रिभुज का और इस वाले त्रिभुज का, ये आधार है। यह भुजा दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन है। तो यहां पे आप दिखाएंगे ए बी भुजा दोनों त्रिभुज के बराबर होंगे। तो इस तरीके से आपने देखा, दो आपने एक भुजा ये दिखाया, एक भुजा ये, एक कोण दिखाया। तो यहां से आप लिखेंगे भुजा मतलब यस साइड होता है, ए मतलब एंगल और ए यस, भुजा यस का मतलब भुजा साइड होता है, ए का मतलब एंगल मतलब कोण होता है। तो भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से जो आपका त्रिभुज डी ए बी है वह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी के। अगर ये त्रिभुज डी ए बी त्रिभुज बी ए सी के सर्वांगसम हो गया तो आपको ध्यान रहे, अतः आपका ये जो बना हुआ है बी डी भुजा वो ए सी भुजा के बराबर हो जाएगा। और यही हमें प्रूफ करना था। तो आपने देखा, देखो चूंकि आप तुलना करो तो एक भुजा इसके बराबर था और ये कोण इसके बराबर था, तो ये भुजा कॉमन ही था। तो जब दोनों भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण बराबर हैं तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। और सर्वांगसम का मतलब होता है अगर हम इन्हें एक दूसरे पर अध्यारोपित करें तो ये एक दूसरे पर आरोपित हो जाएंगे। अर्थात ये पूरी तरह से अगर इस त्रिभुज को दोनों को अगर एक दूसरे पर रखें तो दोनों त्रिभुज एक दूसरे को ढक लेंगी और आपका एक दूसरे सर्वांगसम हो जाएगा। अतः जब सर्वांगसम हो जाएगा तो अवश्य और अवश्य जो आपका बीडी भुजा है वो एसी भुजा के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका? चलो, तो इस तरीके से ये आपका प्रूफ हो गया और आशा है कि आपको समझ में भी आ गया। अब आप इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे कि वर्ग के विकर्ण की लंबाई सदैव बराबर होती है और आप इसे प्रूफ भी करेंगे। एक दो बार अपने मन से प्रूफ करेंगे, बिना देखे आप प्रैक्टिस करेंगे। जैसे प्रैक्टिस करेंगे, जैसे आप एक दो बार लगाएंगे और कंफर्म है आपका डाउट दूर हो जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसके पहले हमने आपको कुछ फार्मूला बताया था वर्ग पर। वर्ग के क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होता है, तो हमने बताया था भुजा करणी में 2 होता है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है। तो इस तरीके से हमने इस पर कुछ सवाल लिया है जिससे आप सवाल को अच्छे से समझ जाएं, आपको डाउट न रहे, आपका प्रैक्टिस भी हो जाए। तो इस तरीके से हमने इसके पहले वाले वीडियो में भी लिया था आपको प्रमेय, उसमें हमने सिद्ध करवाया था। तो आपका ये 2-3 प्रमेय हो गया वर्ग पर और समझ भी गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए एक वर्ग है जिसकी क्वेश्चन में दिया है, एक वर्ग है, हम क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। एक वर्ग जिसकी भुजा की लंबाई 2 करणी में 3 सेमी है। क्या करा है? 2 करणी में 3 सेमी है और इसका परिमाप और क्षेत्रफल बताने के लिए कह रहा है। तो भुजा यहाँ पे दिया है 2 करणी में 3 सेमी, भुजा दिया है 2 करणी में 3 सेमी और आपको निकालना है इसका क्षेत्रफल
और निकालना है इसका परिमाप। किसका परिमाप? वर्ग का। किसका क्षेत्रफल? वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप तो जानते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है। मतलब जो वर्ग का भुजा दिया रहेगा, चूंकि आप जानते हैं वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो जो एक भुजा की लंबाई होगी वही लंबाई सभी भुजा की होगी। तो एक भुजा की लंबाई यहाँ पे आपको दिया है 2 करने में 3, तो यहाँ से आप 2 करने में 3 का वर्ग कर देंगे। तो अब 2 करने में 3 का घाते 2 है, मतलब वर्ग करेंगे। आप जानते हैं जितना घात रहता है उसका उतनी बार ही गुणा होता है। तो ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, और जब आप करने में 3 का 3 में गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, तो 4 तिहाई 12, और ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि आपके दिए हुए सवाल का आंसर है। और आशा है आपको समझ में आ गया। अब वर्ग का परिमाप निकालना है। तो वर्ग का परिमाप, इसके पहले वीडियो को आप ध्यान से देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो जाके पहले उस पिछले वाले वीडियो को देखिए, क्योंकि हमने उसमें सारे फार्मूलों को लिखवा दिया है। वर्ग से संबंधित जितने फार्मूले थे हमने आपको लिखवा दिया है। वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा होता है, तो 4 लिखेंगे और गुणे भुजा आपको दिया हुआ है 2 करने में 3, तो यहाँ से आप गुणा करेंगे 4 दूनी 8 करने में 3 सेंटीमीटर। तो ये इसका परिमाप आ गया और ये इसका क्षेत्रफल आ गया, और ये आपके सवाल का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? आइए एक और सवाल ले लेते हैं। ये सवाल थोड़ा उससे हटकर है। इस सवाल में आपसे कहा है, सवाल को हम पढ़ रहे हैं, एक वर्ग है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई दिया है 6 करने में 2। आपसे इसमें विकर्ण की लंबाई दे दिया, उसका क्षेत्रफल बताने के लिए कह रहा है। देखो आपका ऐसा ही सवाल आता है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। ऐसे सवाल आपको एग्जाम पूछ देता है थोड़ा सा फंसाने वाला। इसमें विकर्ण दिया है और आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आप क्षेत्रफल तभी निकाल पाएंगे जब वर्ग की भुजा ज्ञात हो। अब क्या करेंगे? वर्ग की विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण की जो लंबाई होती है वो होती है भुजा करने में 2। ये तो वर्ग के विकर्ण का फार्मूला होता है। अब यहाँ पे देखिए वर्ग का विकर्ण है, तो वर्ग का विकर्ण क्या दिया है? 6 करने में 2। अब यहाँ पे लिखेंगे भुजा करने में 2, तो भुजा सॉरी ये करने 2 कट गया, तो ये आपका जो बचा वो क्या बचा? भुजा, और भुजा आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आपने देखा, अगर ऐसा सवाल दिया रहेगा तो कभी भी गलती मत करिएगा। तो यहाँ से आपका भुजा आ गया। अब जब भुजा आ गया तो आप तो क्षेत्रफल तो निकाल ही सकते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, और भुजा आपका दिया है 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 का 6 छंग 36, 6 6 36, आपका ये आ गया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप सोचेंगे हमने सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि भुजा जो दिया है वो सेंटीमीटर में है, और आप जानते हैं क्षेत्रफल हमेशा यूनिट का स्क्वायर होता है, मतलब जो यूनिट होगा वह उसी में होगा आपका। तो इसमें आपने देखा आपका दिया हुआ है आपका ये क्षेत्रफल में 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, और आशा है आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर हो गया आपका? चलिए एक और सवाल है, थोड़ा हटकर है, अच्छी सवाल है, ये लास्ट सवाल है। यहां से एक सवाल कहा है, पढ़ दे रहे हैं, सवाल को नोट करेंगे। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 6 करने में 2 दिया है। एक विकर्ण है, उसके विकर्ण की लंबाई क्या दिया है? तो यहाँ आप लिखेंगे विकर्ण, विकर्ण की लंबाई कितनी दी है? 4 करने में 2। ये तो विकर्ण की लंबाई दी है। आप विकर्ण की लंबाई का फार्मूला जानते हैं, तो विकर्ण की लंबाई होता है भुजा करने में 2 बराबर, ये हो जाएगा। ये तो देखो, ये हमने क्या लिखा? इस तरफ विकर्ण लंबाई 4 करने 2 दिया है, तो इस तरफ क्या लिखा हमने? विकर्ण की लंबाई का सूत्र लिखा, और उस तरफ क्या आपको दिया हुआ है,
तो यहाँ से देखिए कर्णी दो दोनों कट गया। अब जब कट गया तो आपका आ गया भुजा, और भुजा कितना आया? 4 आया। अब भुजा आ गया तो सवाल को पढ़िए आगे क्या कहा है, तो इसके क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात बताइए। मतलब इसने क्वेश्चन में क्षेत्रफल और इसके परिमाप का अनुपात पूछ लिया है। तो पहले आप क्या निकालेंगे? इसका क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है, आप जानते हैं। अब भुजा का स्क्वायर जब क्षेत्रफल होता है तो ये सेंटीमीटर में आएगा। तो भुजा दिया है, भुजा का स्क्वायर, तो भुजा आपका 4 दिया है, 4 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर, तो इसका भुजा आ जाएगा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो इसका क्षेत्रफल आ गया। अब आप इसका परिमाप निकाल लीजिए। ये इसका क्षेत्रफल आ गया, ये क्षेत्रफल आ गया इसका 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका जब आप परिमाप निकालेंगे तो परिमाप क्या होता है? 4 गुणे भुजा। अब 4 होता है गुणे भुजा। अब भुजा कितना दिया हुआ है? तो ध्यान से देखिए, भुजा दिया है 4, तो 4 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 चौक 16। तो इस तरीके से आपका जो क्षेत्रफल आ गया, कितना आया था? 16 सेंटीमीटर। और इसका जो परिमाप आ गया वो आ गया 16। तो इस तरीके से जब आप इसका अनुपात निकालेंगे, इसके क्षेत्रफल और परिमाप का अनुपात, तो देखिए यहां आप निकालेंगे तो क्षेत्रफल बटा परिमाप, तो क्षेत्रफल है 16, अब परिमाप आया 16। तो जब 16 का 16 कट गया तो दोनों का यहां से जो अनुपात आएगा वो 1:1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ भी सकता है, आप सभी लोग तैयार भी रहेंगे। तो ये आपका सवाल था, हमने इस पे आपको सवाल का रिवीजन कराया। अब आपका जो द्विविमीय आकृति के बारे में पढ़ रहे थे, अब द्विविमीय आकृतियों को समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग 3D के बारे में, अर्थात 3 डायमेंशनल मतलब त्रिविमीय आकृतियों के बारे में सीखेंगे। त्रिविमीय आकृतियों के आयतन, पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, क्षेत्रफल, आयतन, इन सारी बातों को सीखते हैं। तो जो आपके त्रिविमीय आकृति वाले होते हैं, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अब आयतन क्या होता है। क्योंकि जितने हमारे 3D आकृति होते हैं उन सभी आकृतियों का हमें क्षेत्रफल निकालना होता है। 3D आकृतियों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे और क्षेत्रफल निकालने के फलस्वरूप हम लोग इसको देखते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयतन क्या है। क्योंकि आप ऐसे बहुत आकृतियों को देखे होंगे, ऐसी आकृति जो एक ही समतल में स्थित नहीं होती हैं। आकृतियां ऐसी होती हैं जो एक ही प्रकार के समतल में नहीं होती हैं। जैसे आपका एक माचिस का डिब्बा होगा, आपने देखा माचिस की डिब्बी है, संदूक है, कमरा है, गेंद है, पाइप है, आपका घन है, घनाभ है। तो ये सब के सब जो आकृतियां हैं इसमें एक ही समतल में स्थित नहीं होते हैं। इसमें लंबाई चौड़ाई के साथ साथ इसमें कुछ न कुछ ऊंचाई या मोटाई भी होता है। ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृति कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए त्रिविमीय आकृति क्या है, तो आप बताएंगे जिन आकृतियों में लंबाई चौड़ाई और इसके साथ साथ उसमें मोटाई या उसमें ऊंचाई भी हो, तो ऐसी आकृतियों को हम त्रिविमीय आकृति अर्थात 3D कहते हैं। 3 डायमेंशनल जिसको कहते हैं हम लोग त्रिविमीय आकृति कहते हैं। त्रिविमीय आकृति की जो इसकी फलकें होती हैं वो एक ही समतल में नहीं होती हैं, दोनों अलग अलग समतल में होती हैं। इसीलिए इसको त्रिविमीय, चूँकि 3 समतल में स्थित होती हैं, इन 3 त्रिविमीय आकृतियों को ठोस आकृतियों के नाम से भी जाना जाता है। लोग इसको ठोस आकृति भी कहते हैं संक्षिप्त तरीके से। अगर कोई ठोस आकृति कहे तो समझ लीजिएगा आप वो त्रिविमीय आकृतियों के बारे में बात कर रहा है। सभी ठोस आकृति समतल हो या वक्रतल से हमेशा जुड़ी होती हैं, परिबद्ध होती हैं।
इन समतल या वक्र के क्षेत्रफल को आकृति का बंद क्षेत्रफल या वक्रपृष्ठ कहते हैं और अंतरिक्ष में उनके द्वारा घेरे गए